नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अक्टूबर माह के। जी हां, अक्टूबर महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं राजस्थान के, उन सभी को हम इस वीडियो में व्याख्या सहित डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल आप वीडियो के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट 90+ क्वेश्चन जो अक्टूबर महीने से बने थे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अडानी ग्रीन ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र है वो स्थापित किया है? तो आपको बता दें कि हाल ही में राजस्थान में इसकी स्थापना की गई है, शुरू किया गया है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा 29 सितंबर 2022 को राजस्थान के जैसलमेर में, जी हाँ, राजस्थान के जैसलमेर में ये दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र है शुरू किया गया है। इस परियोजना में 600 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना और 150 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र शामिल है। इसके साथ ही AEGL जो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा वर्तमान में कुल परिचालन उत्पादन क्षमता 6.7 गीगावाट हो गई है। मई 2022 में जो इसी कंपनी ने जैसलमेर में 390 मेगावाट की क्षमता वाले भारत के पहले हाइब्रिड पावर प्लांट का भी संचालन किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की रैंकिंग लिस्ट के अनुसार राजस्थान में जयपुर हेरिटेज नगर निगम ऑल ओवर इंडिया में कौन से स्थान पर रहा था? तो 1 अक्टूबर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें मध्य प्रदेश का इंदौर है वो 6ठी बार पहले स्थान पर रहा है। राजस्थान में हेरिटेज नगर निगम भी राजस्थान में अव्वल रहा है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम की ओवरऑल रैंकिंग की अगर बात की जाए तो इंडिया में 26वीं आई है, तो पिछली बार की तुलना में 6 पायदान बेहतर है। केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की रैंकिंग में राजस्थान का एक भी नगर टॉप 10 में जगह नहीं बना पाया था। 10 से 40 लाख की आबादी वाले शहरों में जो राजस्थान के नगर निगम हेरिटेज ने 26वीं रैंक हासिल की है। हेरिटेज नगर निगम ने 7500 में से 4230.96 अंक हासिल किए हैं। वही ग्रेटर नगर निगम है वो 3877.28 अंकों के साथ 33वें पायदान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ जयपुर के धानक्या गांव से कब किया गया था? तो राजस्थान में नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत रिस्क मैनेजमेंट में संचालित पशुधन बीमा योजना, जिसका शुभारंभ 1 अक्टूबर को जयपुर के धानक्या गांव से किया गया है। योजना में प्रत्येक परिवार के अधिकतम 5 कैटल यूनिट का बीमा है वो अनुदानित प्रीमियम पर किया जा सकेगा। इस योजना के अंतर्गत बीमा करवाए जाने पर प्रीमियम की दरें हैं वो SC ST BPL पशुपालकों के लिए जो प्रीमियम का 70% व सामान्य वर्ग के पशुपालकों के लिए इसमें 50% अंशदान केंद्र और राज्य सरकार सामूहिक रूप से देगी। शेष 50% है वो इसमें पशुपालकों द्वारा वहन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में सौर कृषि आजीविका योजना को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई है? तो CM अशोक गहलोत ने किसानों को जो अपनी अनुपयोगी एवं बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में सहायता करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा नई योजना लाई की गई है, जिसमें आपको बता दें कि योजना का नाम है सौर कृषि आजीविका योजना। जी हाँ, राजस्थान में इस योजना को लागू किया गया है, जहां पर ज़मीनों पर सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा प्लांट लगाए जाएंगे। किसान चाहे तो खुद या फिर किसी व्यक्तिगत निवेशक या कंपनी अन्य किसानों को सोलर प्लांट लगाने के लिए ज़मीन या लीज पर दी जा सकती है, जिसमें राजस्थान में बंजर और अनुपयोगी ज़मीनों के मालिक है वो किसानों को कृषि सौर आजीविका योजना के तहत पंजीकरण करवाना होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने एक पोर्टल भी बनाया है। इस फैसले से सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा और राजस्थान को एक हरित ऊर्जा राज्य बनाने में भी लक्ष्य मिलेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर राजस्थान सरकार द्वारा कितनी गांधीवादी विभूतियों को गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में राज्य सरकार की ओर से देश की 5 प्रख्यातवादी गांधीवादी विभूतियों को गांधी सद्भावना पुरस्कार से नवाजा गया था। ये सम्मान जो विख्यात गांधीवादी डॉक्टर SN सुब्बाराव जो बेंगलुरु से है, जिनको मरणोपरांत, जोधपुर के नेमीचंद जैन भावुक जिनको मरणोपरांत, और वाराणसी के अमरनाथ भाई, दिल्ली के प्रशांत कुमार और जयपुर के डॉक्टर DR मेहता को ये गांधी सद्भावना पुरस्कार से नवाजा है। सम्मान स्वरूप इसमें प्रशस्ति पत्र 5 लाख रुपए की राशि है वो इसमें दी जाती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस जो राज्य स्तरीय समारोह के दौरान ये पुरस्कार दिया गया था।
बजट 2022-23 में 5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र जो गांधी सद्भावना पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई थी। इसमें महात्मा गांधी के जो सिद्धांतों के जन जन तक पहुंचाने तथा उनके अनुशीलन और अनुपालना की दिशा में अतुलनीय योगदान देने वाली की शख्सियतों को इसमें सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट है, देश में पहली बार किस राज्य सरकार ने शांति और अहिंसा विभाग बनाया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार द्वारा देश में पहली बार शांति और अहिंसा विभाग बनाया गया है। मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा शांति और अहिंसा विभाग को बनाए जाने को मंजूरी प्रदान की गई है। यह विभाग कला और संस्कृति मंत्रालय के तहत ही काम करेगा और यह विभाग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संदेश को निचले स्तर तक पहुंचाने, सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाने में अहम काम करेगा। शांति और अहिंसा विभाग बनाए जाने का ऐलान सीएम अशोक गहलोत ने बजट 2022-23 के भाषण में किया था। इस विभाग में मुखिया के पद पर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले से संबंधित अजय कुमार भादु को भारत के चुनाव आयोग के उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? तो अजय कुमार भादु, जिनको चुनाव आयोग के उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, 20 जुलाई 2019 से गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है। अजय कुमार भादु 1999 बैच में इनकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव के रूप में की गई थी और राजस्थान निवासी है। गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी अजय कुमार भादु, जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में डिप्टी कमिश्नर के तौर पर लगाया गया है। इसके अलावा मूलतः ये सीकर के रहने वाले हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अजय कुमार भादु 24 जुलाई 2024 तक इस पद पर नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान में हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड से किस एयरबेस स्टेशन से उड़ान भरी है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी की उपस्थिति में जोधपुर में एक समारोह के दौरान हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। इसमें पहले जत्थे में भारतीय वायुसेना को 10 हेलीकॉप्टर मिले हैं। स्वदेशी रूप से निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, जिनको जोधपुर में भारतीय वायुसेना के अंतर्गत शामिल किया गया है और हेलीकॉप्टर का नाम है वो प्रचंड रखा गया है। राजस्थान के जोधपुर एयरबेस स्टेशन से राजनाथ सिंह ने राजस्थान में इस प्रचंड हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को के माध्यम से उड़ान भरी थी। LCH जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने इसे तैयार किया है और इसका जो वजन है वो तकरीबन 5.5 टन है और यह ज़मीन और हवा में किसी भी लक्ष्य को आसानी से भेज सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की कितनी हस्तियों को राजस्थान रत्न अवार्ड दिया गया है? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में 7 अक्टूबर को होने वाले 2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने 3 अक्टूबर को सीएम आवास पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसी अवसर पर सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान रत्न अवार्ड दिए जाने की घोषणा की थी। तो 7 अक्टूबर को 2 दिवसीय इन्वेस्ट राजस्थान समिट के दौरान ये पुरस्कार दिए गए थे, जिसमें 6 हस्तियों को राजस्थान रत्न अवार्ड मिला था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान रत्न अवार्ड से ज़रूर पूछा जा सकता है। इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो न्यायाधीश दलवीर भंडारी, सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान के एकमात्र CJI रहे जस्टिस राजेंद्र मल लोढ़ा और दिग्गज उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल, वेदांता के संस्थापक अनिल अग्रवाल और जोधपुर के शायर शीन काफ निजाम और राजस्थानी संगीत को बढ़ावा देने वाले केसी मालू, यानी 6 हस्तियों को राजस्थान रत्न अवार्ड मिला है। तो इस पुरस्कार को दिए जाने की घोषणा 2012 में इस पुरस्कार की दिया जाने की शुरुआत हुई थी और ये जानी मानी हस्तियों को दिया जाने वाला राजस्थान रत्न अवार्ड है वो प्रदेश का सर्वोच्च पुरस्कार है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन कब किया गया था? तो 7 से लेकर 8 अक्टूबर तक इन्वेस्ट राजस्थान समिट है वो राजस्थान में हुआ था, जिसमें 11 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को MOU भी साइन किया गया था। और राज्य में आपको बता दें कि 7 से लेकर 8 अक्टूबर तक जयपुर के JCC सीतापुरा में इस इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन किया गया था और इसमें 40% MOU अब धरातल पर उतर चुके हैं। जिसमें थीम क्या रखी गई थी इन्वेस्ट राजस्थान समिट की? कमिटेड एंड डिलीवर्ड। इस थीम पर यह इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन हुआ था। इस समिट का मुख्य उद्देश्य राज्य में जो रोजगार के अवसर को सर्जित करना है और औद्योगिक गंतव्य स्थल के रूप में राज्य को विकसित करना है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में विश्व अहिंसा दिवस के अवसर पर 2 अक्टूबर को सर्वधर्म प्रार्थना सभा में विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? तो राजस्थान में ये रिकॉर्ड बना है। जी हाँ, 2 अक्टूबर को राजस्थान में सर्वधर्म प्रार्थना सभा में रिकॉर्ड बनाया गया है। महात्मा गांधी जी की 153वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश भर से आए लोगों ने एक साथ मिलकर सर्वधर्म प्रार्थना करने का यह विश्व रिकॉर्ड बनाया है। जी हाँ, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गांधी जयंती के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया था। वहां पर प्रदेश भर के आए हुए लोगों ने एक साथ मिलकर सर्वधर्म प्रार्थना करने का यह विश्व रिकॉर्ड बनाया है और इसके लिए बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा जो लंदन के प्रतिनिधि प्रथम बल्ला द्वारा प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी राजस्थान को दिया था। जी हाँ, पहले भी 12 अगस्त को स्कूली छात्रों की ओर से देशभक्ति गीत गाने पर वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए ऑफिशियल सर्टिफिकेट सुपुर्द किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में उल्लेखनीय कार्य करने पर विभिन्न श्रेणियों में कितने पुरस्कार मिले हैं? तो राजस्थान को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अलग अलग कैटेगरीज में 6 पुरस्कार मिले हैं। प्रदेश को ये पुरस्कार पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में विज्ञान भवन में नई दिल्ली में स्वच्छ भारत दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मुख्य अतिथि में आयोजित समारोह में पुरस्कार दिए गए थे। पंचायती राज विभाग के जो शासन सचिव नवीन जैन ने बताया है कि जो राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता ग्राम पंचायत बूंदी को प्रथम पुरस्कार इसमें मिला है। इसी के साथ ही प्रदेश को उत्तर क्षेत्र के जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वर्ग में वॉल पेंटिंग अभियान, ODF प्लस, गोवर्धन श्रेणी, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, दूसर जल प्रबंधन, मलय कीचड़ प्रबंधन, इसके अलावा इसमें भी प्रथम पुरस्कार मिला है। जैविक कचरा प्रबंधन लागू करने में राजस्थान है वो दूसरे स्थान पर है। वहीं राजस्थान राज्य है वो ODF प्लस की उदीयमान कैटेगरी के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर 8वें स्थान पर राजस्थान का स्थान था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले को डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी को जो विश्व शांति मानव सेवा सम्मान 2022 से नवाजा गया है? तो सवाई माधोपुर के सेवानिवृत्त प्राचार्य है डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी, जिनको विश्व शांति मानव सेवा सम्मान 2022 से नवाजा गया है। डॉक्टर चतुर्वेदी को यह सम्मान विश्व शांति मानव सेवा समिति आगरा उत्तर प्रदेश और ब्रज लोक साहित्य कला संस्कृति अकादमी मध्य प्रदेश द्वारा जो सामाजिक और मानवीय सेवा में इनके विशेष योगदान को देखते हुए दिया गया है। आगरा में वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें डॉक्टर चतुर्वेदी को यह सम्मान दिया गया था। डॉक्टर चतुर्वेदी ने कई किताबें लिखी है और उनके जो लेख और कहानियां हैं जो विभिन्न पत्रकारिताओं के माध्यम से प्रकाशित हो चुकी है। इसके अलावा उन्हें भारत के विभिन्न प्रांतों में 61 सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खादी पर कितने प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है? तो राजस्थान सरकार द्वारा खादी के कपड़ों पे 50% छूट दी जा रही है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर खादी ग्राहकों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खादी पर 50% छूट देने का प्रावधान किया है और यह छूट 2 अक्टूबर 2022 से लेकर 30 जनवरी 2023 तक लागू होगी। इसमें 35% राज्य सरकार और 15% खादी आयोग नई दिल्ली द्वारा यह छूट दी जाएगी। खादी को बढ़ावा देने के लिए 50% छूट देने वाला राजस्थान एकमात्र राज्य है। अगला क्वेश्चन है, समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले गांधीवादी विचारकों को किस राज्य सरकार द्वारा हर साल गांधी सद्भावना सम्मान दिया जाएगा? तो आपको बता दें कि राजस्थान सरकार द्वारा जो समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले गांधीवादी विचारक है उनको हर साल गांधी सद्भावना पुरस्कार दिया जाएगा। इस साल भी 5 व्यक्तियों को गांधी सद्भावना पुरस्कार दिया है जिसमें 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि, मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया जाता है। गांधी जयंती के अवसर पर 5 विभूतियों को जिनमें गांधी सद्भावना पुरस्कार दिया गया था जिसमें डॉक्टर SN सुब्बाराव जिनको मरणोपरांत, नेमीचंद जैन भावुक इनको भी मरणोपरांत और श्री कुमार प्रशांत, DR मेहता और अमरनाथ भाई, इन 5 व्यक्तियों को शांति जो गांधी सद्भावना पुरस्कार है वो दिया गया है। इसके अलावा शांति और अहिंसा विभाग का गठन करने वाला राजस्थान भी देश का पहला राज्य है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में संतों को समर्पित राजस्थान का पहला म्यूजियम बनाया गया है? जिलों की नगरी उदयपुर में पर्यटकों के लिए ये नया आयाम स्थापित किया गया है।
यहाँ पर एक ऐसा म्यूजियम बना है जिसमें देश के 65 विद्वान संतों की एक साथ नए आप उनको देख पाएंगे, बल्कि उनकी जीवनी के बारे में भी पढ़ पाएंगे। संतों को समर्पित ये राजस्थान का पहला म्यूजियम है जो उदयपुर में बना है और इसकी शुरुआत शहर के सामौर बाग से हुई है और इस म्यूजियम का नाम प्रताप वैक्स म्यूजियम रखा गया है। यहाँ पर मिट्टी और फाइबर से जो निर्मित 65 संतों की मूर्तियों को रखा गया है और इसकी शुरुआत 27 सितंबर को हुई है और यह पर्यटकों के लिए भी इसे खोल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल रिफ का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो 6 अक्टूबर को जोधपुर में राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। मेहरानगढ़ दुर्ग में शरद पूर्णिमा के अवसर पर होने वाले इस महोत्सव में विदेशी कलाकार इसमें हिस्सा लिए थे। मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से मेहरानगढ़ फोर्ट में आयोजित किए गए इस महोत्सव में फोक म्यूजिक और हेरिटेज का फ्यूजन टूरिस्ट को आकर्षित करता है। मसूरिया पहाड़ी पर स्कूली बच्चों को एक तरफ कठपुतली के करतब इसमें दिखाए गए तो उन्हें कठपुतली के बारे में भी जानकारी दी गई थी। तो रिप महोत्सव में भारत सहित 9 देशों के 250 से अधिक म्यूजिशियन और कलाकार इसमें संगीत के माध्यम से अपनी प्रस्तुतियां दी थी। 6 से लेकर 10 अक्टूबर तक जोधपुर में यह रिप का 13वां संस्करण है जो मेहरानगढ़ दुर्ग और जसवंत थड़ा में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के किस गांव को राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? तो खेरुणा गांव बूंदी को, जो बूंदी से 14 किलोमीटर दूर है, इस गांव को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड से नवाजा गया था। बूंदी जिले के खेरुणा गांव ने पूरे गांव में मिसाल पेश की है। स्वच्छ भारत मिशन के जो प्रथम मॉडल ODF प्लस में 6 बिंदुओं पर सम्मानित किया गया। इस गांव को रामनगर ODF प्लस राजस्थान में पहली ग्राम पंचायत है और जिला स्तरीय ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन का कार्य की शुरुआत भी 18 मार्च 2021 को ग्राम पंचायत खेरुणा के द्वारा की गई थी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इन्वेस्ट राजस्थान समिट में अडानी ग्रुप ने राजस्थान के किस जिले में एक क्रिकेट स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की है? तो इन्वेस्ट राजस्थान जो समिट का आयोजन किया गया था और इस समिट में दुनिया के 3000 से ज़्यादा बिजनेसमैन ने इसमें हिस्सा लिया था, जिसमें अडानी ग्रुप के जो प्रमुख है अडानी ग्रुप के गौतम अडानी, जिन्होंने उदयपुर में एक क्रिकेट स्टेडियम और 2 मेडिकल कॉलेज के निर्माण की घोषणा की थी। राजस्थान में 35,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है और इसमें 10,000 मेगावाट का जो सोलर पार्क है वो भी यहाँ पर शुरू हुआ है। जयपुर एयरपोर्ट पर विश्व स्तरीय सुविधाओं का विकास किया जाएगा और अडानी ग्रुप के द्वारा राजस्थान के थार के रेगिस्तान में हरित हाइड्रोजन उत्पन्न करने पर कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 का शुभारंभ किसने किया है? तो राजस्थान की जो उद्योग मंत्री है शकुंतला रावत, उनके द्वारा औद्योगिक इकाई नए औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन किया गया। साथ ही साथ राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 का भी शुभारंभ किया गया था। ये योजना 2014 में लॉन्च की गई थी, लेकिन वर्तमान में इसमें कुछ बदलाव करते हुए इसे पुनः लॉन्च किया है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट के उद्घाटन सत्र के दौरान 33 इंडस्ट्रियल यूनिट का शिलान्यास और 18 इंडस्ट्रियल यूनिट्स का उद्घाटन करते हुए नए इंडस्ट्रियल क्षेत्रों का उद्घाटन किया गया था शकुंतला रावत द्वारा, और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 का भी विमोचन किया गया था। राजस्थान सरकार उद्योगों में हो रहे निवेश को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को चला रही है ताकि प्रदेश में उद्योग को बढ़ाया जा सके और रोजगार के अवसर भी पैदा किए जा सके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर की दूसरी सबसे बड़ी एलिवेटेड रोड का उद्घाटन करते हुए उसका नाम क्या रखा है? तो नाम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। 6 अक्टूबर को जयपुर की दूसरी सबसे बड़ी एलिवेटेड रोड का उद्घाटन सीएम अशोक गहलोत ने किया था, जिसकी जयपुर की जनता पूरे 6 साल से इंतजार कर रही थी। सीएम अशोक गहलोत ने इस मार्ग का नाम भारत जोड़ो मार्ग रखा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होकर इस मार्ग का नाम बदला गया है, भारत जोड़ो मार्ग रखा गया है। जयपुर विकास अथॉरिटी की मच अवेटेड सोडाला एलिवेटेड रोड जो 6 अन्य शुरू किए गए परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया था। जेडीए ने 2.8 किलोमीटर लंबी इस एलिवेटेड रोड का निर्माण शुरू किया जो अंबेडकर सर्किल और सोडाला में LIC भवन को जोड़ेगी। एलिवेटेड रोड के प्रोजेक्ट की कुल लागत 250 करोड़ रुपये है और बाकी प्रोजेक्ट की लागत इसमें 222 करोड़ रुपये, तो कुल मिलाकर 472 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन इसमें किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीकानेर में 10 दिवसीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो जो राजस्थान में स्थानीय ग्रामीण हाट मूर्ति सर्कल जयनारायण व्यास कॉलोनी बीकानेर में 10 दिवसीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी 2022 का शुभारंभ 7 अक्टूबर को
केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा किया गया था। इसमें जो भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के मार्केटिंग योजना के अंतर्गत 10 दिवसीय प्रदर्शनी मरु क्राफ्ट प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के माध्यम से इसका आयोजन किया जा रहा है। कशीदाकारी राजस्थान के मरु प्रदेश बीकानेर की सर्वोत्तम कलाओं में से एक है और इस कला को भौगोलिक संकेतक भी अस्थायी तौर पर मिल चुका है और आगामी माह में इसका स्थायी पंजीकरण भी किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भगवान शिव की 369 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है, जिसका लोकार्पण महोत्सव 29 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक कहां आयोजित हो रहा है। तो इसमें आपको बता दें इसका लोकार्पण भी किया गया है। 369 फीट ऊंची ये भगवान शिव की प्रतिमा है। राजस्थान के राजसमंद में नाथद्वारा में ये बनी है। जी हाँ, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की पावन धरा पर यह भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा है। विश्वास स्वरूप में इसका नाम है। 29 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक इसका लोकार्पण समारोह का आयोजन किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इसके लिए जो ऊपरी हिस्से में जाने के लिए 4 लिफ्ट और 3 सीढ़ियां भी बनाई गई है। प्रतिमा को बनाने में 10 साल का टाइम लगा है। 3000 टन स्टील, लोहा और 2.5 लाख क्यूबिक टन कंक्रीट और रेत का इस्तेमाल इसमें किया गया है। प्रतिमा का निर्माण 250 सालों की स्थिरता को ध्यान में रखते हुए हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में 8 अक्टूबर को भारत की सबसे लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया था। तो भारत की सबसे लग्जरी ट्रेन है पैलेस ऑन व्हील्स, जिसे एक बार फिर से इसकी शुरुआत की गई है। 8 अक्टूबर को जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर सीएम अशोक गहलोत ने इस शाही ट्रेन को रवाना किया था, जिसके बाद 12 अक्टूबर से इस शाही ट्रेन का जो दूसरा टूर है वो सफदरजंग रेलवे स्टेशन दिल्ली से शुरू होगा। बता दें कि कोरोना काल के बाद ये ट्रेन है वो बंद है, लेकिन करीब 3 साल बाद एक बार फिर से पैलेस ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई है। पैलेस ऑन व्हील्स जो ट्रेन है, जो शाही ट्रेन है, जिसकी यात्रा जयपुर से शुरू होकर रणथंभौर, बूंदी, चित्तौड़, उदयपुर, अजमेर होते हुए जयपुर में खत्म होगी और अपनी यात्रा के दौरान यह ट्रेन अपनी ट्रिप में 7 दिन और 8 रातों में मिलाकर कुल 3000 किलोमीटर तक का सफर तय करेगी। तो इस दौरान यात्रियों को राजस्थान के अलग अलग पर्यटन स्थलों का भी भ्रमण करवाया जाएगा। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत राजस्थान के कितने सरकारी स्कूलों का विकास किया जाएगा। तो पीएम श्री योजना यानी प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत प्रदेश की बात करें तो 716 सरकारी स्कूलों का इसके तहत विकास किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से उन्नत विद्यालयों में शिक्षा प्रदान करने की एक अत्याधुनिक और परिवर्तनकारी समग्र तरीका लाया जाएगा, जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, स्मार्ट क्लासेज, स्पोर्ट्स और मॉडर्निटी पर यह फोकस होगा। योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश के प्रत्येक प्रखंड से 2 विद्यालयों का चयन इसमें किया गया है, एक प्रारंभिक शिक्षा के लिए और दूसरा माध्यमिक शिक्षा के लिए। स्कूलों द्वारा आपको बता दें कि ऑनलाइन चैलेंज पोर्टल के माध्यम से आवेदन किए गए हैं और 1 अक्टूबर से ये आवेदन शुरू हो गए हैं। शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए जो फैकल्टी भी इसमें बढ़ाई जाएगी और शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जून 2022 में पीएम श्री योजना की घोषणा की थी और इस योजना को साल 2022-23 से 2026-27 तक अनुमोदित किया गया है। तो 5 साल के लिए 27,360 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए रखा गया है, जिसमें राजस्थान के लिए 1500 करोड़ रुपए स्वीकृत है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की पहली नॉन रेजिडेंट राजस्थानी जो एनआरआर पॉलिसी को किसने लॉन्च किया। तो जयपुर के जेईसीसी में 8 अक्टूबर को आयोजित इन्वेस्ट राजस्थान समिट के दौरान ये राजस्थान की पहली नॉन रेजिडेंट राजस्थानी पॉलिसी और राजस्थान फाउंडेशन की जो वेबसाइट है वो सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। राजस्थान के लोग कहीं भी रहे, राजस्थान उनसे दूर नहीं है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट में प्रवासी राजस्थानियों की उपस्थिति में उनके मातृभूमि के प्रति प्रेम एवं समर्पण को भी दर्शाती है, तो इसीलिए ये वेबसाइट है वो बनाई गई है। राजस्थान से जुड़ाव के लिए साल 2000 में राजस्थान फाउंडेशन का गठन किया गया था और इसके जो आयुक्त है धीरज श्रीवास्तव, उन्होंने बताया कि सामाजिक सरोकार से जुड़े करीब 300 करोड़ रुपए के एमओयू है वो राजस्थान के प्रवासी राजस्थानियों के माध्यम से हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस जिले के सीआरपीएफ जवान बाबूलाल सैनी को राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। तो झुंझुनू से है। झुंझुनू के खेतड़ी के नानूवाली बावड़ी के सीआरपीएफ जवान बाबूलाल सैनी को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने मेडल और पुरस्कार देकर सम्मानित किया था।
बाबूलाल सैनी ने जम्मू कश्मीर के शोपियां में 17 अप्रैल 2020 में हुए आतंकवादी हमले के दौरान मुठभेड़ में वीरता का परिचय देते हुए आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के 2 खूंखार आतंकवादियों को ढेर किया था, जिस पर उस समय के जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, जिन्होंने 15 अगस्त 2021 को यह पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की थी। तो हैदराबाद के रंगारेड्डी में रैपिड एक्शन फोर्स के मुख्यालय में 7 अक्टूबर को हुए सीआरपीएफ के स्थापना दिवस के जो अवसर पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और सीआरपीएफ के महानिदेशक सुजॉयलाल थाउसेन ने इन्हें यह पुरस्कार देकर सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर के मरु सांस्कृतिक केंद्र के कठपुतली शो के मंच का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो जैसलमेर के मरु सांस्कृतिक केंद्र के कठपुतली शो के मंच का नाम बदलकर लता मंगेशकर के नाम से किया गया है। लता दीदी को श्रद्धांजलि देते हुए फैसला लिया गया है। सांस्कृतिक केंद्र के जो संचालक है वरिष्ठ इतिहासकार नंदकिशोर शर्मा ने बताया कि लता मंगेशकर 34 साल पहले जैसलमेर आई थी, अपनी बहनों के साथ इस म्यूजियम को विजिट किया था। इस म्यूजियम में होने वाली कठपुतली शो के मंच को भी लता मंगेशकर के नाम से बदला गया है और म्यूजियम में लंबे समय से कठपुतली शो का आयोजन किया जा रहा है। तो जैसलमेर की एकमात्र जगह है जहां पर इस कठपुतली शो को दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय की स्थापना की जाएगी? तो ध्यान रखना, राजस्थान सरकार द्वारा हस्तशिल्प एवं हथकरघा के क्षेत्र में विकास को ध्यान में रखते हुए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अधीन हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय की स्थापना की जाएगी। इस निदेशालय में उद्योग एवं वाणिज्य सेवा के अधिकारियों के अतिरिक्त उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अधीन संस्थानों के अधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति के आधार पर सेवाएं ली जाएगी। इसमें हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देने के लिए 17 सितंबर 2022 को राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति, ध्यान रखना, राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जो 17 सितंबर 2022 को जारी की गई थी, 31 मार्च 2026 तक यह नीति प्रभावी रहेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 7 से 8 अक्टूबर को राजस्थान के में किस थीम पर इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन किया गया था? तो निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जयपुर के जो प्रदर्शनी एवं कन्वेंशन सेंटर जेईसीसी सीतापुरा में इन्वेस्ट राजस्थान समिट जो 7 से लेकर 8 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया गया था। थीम थी कमिटेड एंड डिलीवर्ड। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में प्रदेश का पहला सीपीआर ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया गया था? तो जोधपुर में प्रदेश का पहला सीपीआर ट्रेनिंग सेंटर है। ये कंप्रिहेंसिव रिसर्चेशन जो ट्रेनिंग सेंटर है जो राजस्थान का पहला है। इस सेंटर के जरिए लोगों को सीपीआर की तकनीक सिखाई जाएगी, जिसमें इमरजेंसी के दौरान कोई भी विक्टिम की मदद कर सके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में राज्यपाल से मुलाकात करने वाले जो आगंतुकों के लिए राजभवन में स्वागत ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सॉफ्टवेयर लागू किया गया है? तो आपको बता दें कि राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करने आने वाले आगंतुकों के लिए राजभवन में, राजस्थान में राजभवन में स्वागत ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सॉफ्टवेयर लागू किया जाएगा। इसी के साथ ही प्रदेश में विश्वविद्यालयों में सुव्यवस्थित प्रबंधन के लिए राज्य सरकार के सहयोग से स्टेट यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम भी लागू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो राजस्थान में जो हस्तशिल्प का देश में निर्यात में प्रमुख योगदान है, जिसमें जोधपुर के हस्तशिल्प के उत्पादों का विशेष योगदान है। तो राज्य में हस्तशिल्प उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने के उद्देश्य से जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट फेडरेशन संघ जो राज्य सरकार और भारत सरकार की एजेंसी के माध्यम से हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर स्थापित किया जाएगा। जी हाँ, इसमें हस्तशिल्पियों और हस्तशिल्प इकाइयों के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर भी होगा। साथ ही साथ ये सेंटर जो अन्य राज्यों और विदेशों में जो अपनाई जा रही तकनीक और डिजाइनों का भी अध्ययन करेगा, जिसके माध्यम से राज्य में उसी के अनुरूप नई तकनीक के उत्पाद है वो तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के जो किस एयरपोर्ट को अपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड 2022 से नवाजा गया है? तो निजीकरण के बाद जो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगातार यात्री सुविधाओं के साथ कई बदलाव किए जा रहे हैं। विमानन क्षेत्र की जो पर्यावरण श्रेणी में बेहतरीन कार्य करने के लिए जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को अपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड 2022 से नवाजा गया था। यह सम्मान एयरपोर्ट को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जो जल संरक्षण, अपशिष्ट जल प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, हरित पट्टी विकास, ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण के प्रबंधन में किए गए इनके प्रयासों के लिए दिया गया है। एयरपोर्ट पर हाई स्पीड वाईफाई लगाने, टर्मिनल 2 के बाहर हेरिटेज विलेज और सुपरमार्केट भी बनाया जाएगा। साथ ही साथ ई चार्जिंग स्टेशन भी यहाँ पर लगेंगे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना में साल 2022-23 में एक कृषि कार्यों के लिए कितने हजार करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिए जाने का प्रावधान है?
तो सहकारिता विभाग की जो राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना, इसके तहत यह ऋण दिया जाएगा, जिसमें राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना में साल 2022-23 में 1 लाख परिवारों को कृषि कार्यों के लिए 2000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण वितरित किए जाएंगे। इसी के साथ ही आजीविका के जो स्वयं सहायता समूह, उत्पादक समूह, व्यावसायिक समूह तथा व्यक्तिगत सदस्यों को सामूहिक गतिविधियों के लिए ऋण दिया जाएगा। प्रति समूह अधिकतम 10 सदस्यों को इसमें व्यक्तिगत रूप से ऋण मिलेगा और ऋण की जो राशि है वो 1 लाख रुपए तक 2 लाख रुपए तक इसमें होने वाली है। राज्य के जो ग्रामीण क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों से निवास कर रहे परिवार इस ऋण के लिए पात्र होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले के मनीष गर्ग को मैक्स अवॉइटर प्रेस अवार्ड 2022 से नवाजा गया है? तो जयपुर से है मनीष गर्ग, जिनको मैक्स अवॉइटर प्रेस अवार्ड 2022 से नवाजा गया है। जी हाँ, मनीष गर्ग को एटोसेकेंड स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी डेवलप करने के लिए मैक्स अवॉइटर प्रेस 2022 से नवाजा गया है। ये परमाणु सीमा पर होने वाली भौतिक और रासायनिक घटना की जानकारी रखता है। फाउंडेशन के अध्यक्ष, ऑस्ट्रियाई फिजिकल सोसाइटी और जूरी सदस्य ने मनीष को 10,000 यूरो और सोसाइटी कप और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की जो सरकार द्वारा कार की पिछली सीट पर सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य किया गया है? तो राजस्थान में कार की पिछली सीट पर सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। यहाँ फ्रंट सीट के साथ साथ जो पिछली बैक सीट पर बैठने वाले यात्रियों को भी सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट लगाना होगा। 28 सितंबर को सड़क परिवहन मंत्रालय के आदेश के बाद परिवहन विभाग ने इसके संबंध में आदेश जारी किए हैं, जो इसके अनुसार केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 125 के अनुसार जो M1 श्रेणी के वाहनों के चालक के अतिरिक्त अधिकतम 8 सीटर यात्री वाहन है, जिसमें फ्रंट सीट के अलावा जो फ्रंट फेसिंग रियर सीट पर यानी बैक सीट पर बैठे यात्रियों को भी सीट बेल्ट लगानी होगी। केंद्रीय मोटर वाहन नियम के अकॉर्डिंग 138(3) के तहत पिछली सीट पर सीट बेल्ट अगर नहीं लगाया जाएगा तो 1000 रुपये इसमें चालान भी काटा जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में 10 से 13 नवंबर को राजस्थान के किस जिले में इंडिया स्टोन मार्ट का 11वां संस्करण आयोजित किया गया था? तो राजस्थान में इंडिया स्टोन मार्ट का 11वां संस्करण 10 से 13 नवंबर को JCC जयपुर में आयोजित किया जाएगा। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने 11 अक्टूबर को शासन सचिवालय में जो कक्ष में इंडिया स्टोन मार्ट के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक में अध्यक्षता की थी। इस बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया था। इन्होंने इंडिया स्टोन मार्ट के संबंध में समुचित तैयारियां करने के निर्देश जारी किए हैं, जिसमें टर्की, ईरान, पुर्तगाल सहित कई देशों के प्रदर्शक भी इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शिक्षण संस्थान के शोधकर्ताओं ने अपंगता के उपचार के लिए फिजियोथेरेपी हेतु रोबोट ट्रेनर डिजाइन किया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के शोधकर्ताओं के द्वारा ये रोबोट ट्रेनर को डिजाइन किया गया है, जिसका उपयोग अंगों की जो अपंगता के उपचार के लिए फिजियोथेरेपी में किया जा सकेगा। IIT जोधपुर टीम के जो रोबोटिक ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट है वो ट्रेनर का आसान है। इसमें मॉड्यूलर मैकेनिकल कॉन्फ़िगरेशन लगाया है, जिसके माध्यम से इसको उपयोग करना भी आसान हो जाता है। इसके अतिरिक्त कूल्हे और घुटने के संचालन में केवल लीनियर एक्चुएटर का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए रोबोट अपने आप स्थिर, सुरक्षित और उपयोग के दौरान मजबूत बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5वीं साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस जियो इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो प्राकृतिक गैस और तेल के बेहतर उत्पादन पर हुए नवीनतम शोध को साझा करने के लिए 3 दिवसीय 5वीं साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस जियो इंडिया 2022 का आयोजन JCC सीतापुरा जयपुर में 14 अक्टूबर को आयोजित हुआ था। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी इस 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया था। एसोसिएशन ऑफ पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट की ओर से इस कॉन्फ्रेंस में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे और यूरोपीय संघ सहित अन्य देशों के 100 से अधिक विशेषज्ञ इसमें विभिन्न चर्चों पर जो मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इसमें शामिल हुए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में किसे 7वीं बार प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय भामाशाह पुरस्कार से नवाजा जाएगा? तो राजस्थान सरकार की ओर से उद्योगपति और प्रसिद्ध भामाशाह गौतम आर मुरारका, जी हाँ, गौतम आर मुरारका को 7वीं बार प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय भामाशाह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में दानदाताओं द्वारा विद्यालय और शिक्षण संस्थाओं के विकास और उन्नयन के लिए किए गए इनके सहयोग के जो कामों के लिए इनको सम्मानित किया गया है। यह सम्मान इनको 12 अक्टूबर को जयपुर में दिया गया था। जो आपको बता दें कि सेवा ज्योति RR मुरारका चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से क्षेत्र में कई स्कूलों का भवन का भी निर्माण है वो करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कृषि छात्रा प्रोत्साहन योजना का संचालन किया जा रहा है?
तो महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य में कृषि की पढ़ाई करने वाली छात्राओं के लिए राजस्थान सरकार कृषि छात्रा प्रोत्साहन योजना लेकर आ रही है, ताकि बालिकाएं कृषि के क्षेत्र की जो नई तकनीकों का अध्ययन कर सके और ज्ञान प्राप्त कर सके। इसके बाद वो कृषि के विकास और किसानों के साथ मिलकर कार्य करें। राजस्थान सरकार का मुख्य उद्देश्य है बालिकाएं कृषि क्षेत्र की नवीनतम तकनीकों का अध्ययन करें, ताकि औपचारिक शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त कर सके, जिससे न केवल परिवार की आय बढ़ेगी ताकि वे राज्य और देश की समृद्धि में भी अपना योगदान दे सकेगी। इस योजना के तहत कृषि को विषय के तौर पर चुनने वाली बालिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए कृषि में 11वीं कक्षा से लेकर पीएचडी कर रही छात्राओं को 5,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि है वो हर वर्ष दी जा रही है। राजस्थान सरकार की इस कृषि प्रोत्साहन योजना के तहत, जिसमें कृषि पाठ्यक्रम के साथ 10वीं और 12वीं और ग्रेजुएशन और पीएचडी करने वाली जो कृषि की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को 5 से लेकर 15,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि इसमें दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कांग्रेस से 7 बार विधायक रहे किस विधायक का निधन 9 अक्टूबर को हुआ है? तो राजस्थान में 7 बार कांग्रेस के विधायक रह चुके भंवरलाल शर्मा, जिनका 9 अक्टूबर को देहांत हो गया था। लंबे समय से गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे, जिनका उपचार एसएमएस अस्पताल जयपुर में चल रहा था। 77 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी। भंवरलाल शर्मा, जिनका 17 अप्रैल 1945 को चूरू जिले के सरदारशहर तहसील में जन्म हुआ था। 1962 में भंवरलाल शर्मा जो पहली बार सरदारशहर की जैतसीसर ग्राम पंचायत से सरपंच बने थे। चूरू जिले के सरदारशहर विधानसभा सीट से विधायक रहे भंवरलाल शर्मा, जो 1985 में विधानसभा चुनाव में पहली बार इन्होंने लोकदल पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज करते हुए विधानसभा पहुंचे थे। ये लोकदल, जनता दल और कांग्रेस में रह चुके हैं। 1990 में दूसरी बार जनता दल के विधायक बनने में सफल रहे थे। भंवरलाल शर्मा दूसरी बार विधायक बनने पर उस समय की सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर कार्य कर चुके हैं। तो 7वीं बार विधानसभा चुनाव जो पिछला इन्होंने जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में जो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम और कोल इंडिया लिमिटेड के मध्य 2000 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो बीकानेर के पुग्गल में यह 2000 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित होगा। इसके लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम और कोल इंडिया के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। बीकानेर के पुग्गल में कोल इंडिया लिमिटेड 1190 मेगावाट और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम जो 810 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र लगाएगा, यानी टोटल 2000 मेगावाट का यह सोलर प्लांट है जो बीकानेर के पुग्गल में लगाया जा रहा है। इसके लिए सरकार के द्वारा पुग्गल में 4846 हेक्टेयर जमीन भी दी गई है। इस प्लांट के लिए 13 अक्टूबर को कोल इंडिया और उत्पादन निगम के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जो बिजली मंत्री है भंवर सिंह भाटी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी की उपस्थिति में एमओयू हस्ताक्षरित किया गया था। 2000 मेगावाट के इस संयंत्र में 5400 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और ये प्रोजेक्ट 2 साल में बनकर तैयार होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी और जवाबदेही विधेयक 2022 लाया जाना प्रस्तावित है? यहाँ राजस्थान के निवासियों को यहाँ की जो सेवाओं की गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध प्रदायगी सुनिश्चित करने की दृष्टि से संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए जो प्रतिबद्ध सरकार द्वारा राजस्थान लोक सेवाओं की प्रदान की गारंटी और जवाबदेही विधेयक 2022 से लाया जाएगा। इस विधेयक को अंतिम रूप देने के लिए जो पूर्व पारदर्शिता और जन सहभागिता की पहल पर इसे सार्वजनिक अवलोकन के लिए रखा गया है, जिसमें rpg.rajasthan.gov.in पर इस विधेयक को उपलब्ध करवाया गया है और इस विधेयक के संबंध में अपने सुझाव है वो ईमेल आईडी के माध्यम से 9/11/2022 तक दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान कैडर की किस आईएएस अधिकारी को नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स नेफ्स्कोप का निदेशक निर्वाचित किया है? तो राजस्थान कैडर की आईएएस अधिकारी और प्रमुख शासन सचिव सहकारिता की श्रीमती श्रेया गुहा, जिनको नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक नेफ्स्कोप का निदेशक निर्वाचित किया गया है। आइजोल मिजोरम में संपन्न हुई आम सभा के संचालक मंडल में रिक्त पदों के लिए चुनाव के लिए श्रेया गुहा जो सहकारिता एवं प्रशासक द स्टेट ऑफ राजस्थान जो कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सर्वसम्मति से निदेशक निर्वाचित की गई है। नेफ्स्कोप जो देश के सभी राज्यों के शीर्ष सहकारी बैंकों का राष्ट्रीय फोरम है। नेफ्स्कोप जो देश के ग्रामीण सहकारी बैंकों से संबंधित विषयों को नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार के ध्यान में लाने के लिए कार्य करता है। श्रेया गुहा इसमें निदेशक के पद पर कार्यरत हुई है, जो सहकारी बैंकों का समुचित प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर पर इसके माध्यम से हो सकेगा। नेक्स्ट है,
हाल ही में राजस्थान के किस जिले की साइकिलिस्ट कविता सिहाग जिन्होंने 36वें राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड मेडल जीता था? तो बीकानेर से है कविता सिहाग जिन्होंने 36वें राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड मेडल जीता था। जी हाँ, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 29 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक गुजरात के 6 शहरों में, जिसमें अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर में खेला गया था। इसमें नारा रखा गया था 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। शुभंकर था 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए सावध शुभंकर था आधिकारिक तौर पर। थीम थी राष्ट्रीय खेलों का गान, एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर इसे आयोजित किया गया था। इसके अलावा अगर बात की जाए, राजस्थान के कुल 254 खिलाड़ी राष्ट्रीय खेलों में शामिल हुए थे और ध्वजवाहक थे राजस्थान की तरफ से रजत चौहान। राजस्थान को इस प्रतियोगिता में 3 गोल्ड मेडल, 3 रजत पदक सहित टोटल 30 पदक मिले थे। राजस्थान 36वें राष्ट्रीय खेलों में 20वें स्थान पर था। कविता सिहाग के अलावा स्वर्ण पदक विजेता जिसमें विवान कपूर, शॉटगन में मुकेश चौधरी और वुशु प्रतियोगिता के 75 किलोग्राम भार वर्ग में इसमें गोल्ड मेडल भी जीता था मुकेश चौधरी ने। इसके अलावा नेक्स्ट है, हाल ही में इंदौर में संपन्न हुई 3 दिवसीय पिकल बॉल नेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो इंदौर में 7 से लेकर 9 अक्टूबर तक 3 दिवसीय पिकल बॉल नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्थान को 3 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल मिले थे। यानी राजस्थान ने टोटल इसमें 10 पदक जीते हैं। जयपुर की मेघा कपूर और अस्मी ने ओपन में महिला युगल में स्वर्ण पदक जीता है, जबकि पुरुष युगल में निखिल और दिव्यांशु ने कांस्य पदक जीता था। सीकर की ध्रुविका राठौड़ ने जूनियर वर्ग में एकल में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऐसा मोबाइल ऐप तैयार किया जा रहा है जिसमें किसान खुद अपने फसलों की गिरदावरी दर्ज करवा सकेंगे और फसल खराब होने पर उसकी रिपोर्ट भी सरकार तक पहुंचा सकेंगे? तो राजस्थान सरकार एक ऐसा मोबाइल ऐप लॉन्च कर रही है जिसे प्रदेश के किसान खुद अपने फसलों की गिरदावरी भी दर्ज करवा सकेंगे और फसल खराब हो जाने पर उसकी रिपोर्ट भी सरकार तक दे सकेंगे। इस ऐप के अंदर कई तरह के फीचर होंगे जिसमें किसानों को पटवारी, गिरदावर और तहसीलदार के चक्कर नहीं लगाने होंगे। निर्धारित समय पर ही नामांतरण अपने आप खुल जाएगा और यह काम भी किसान खुद अपने स्मार्टफोन के माध्यम से आसानी से कर सकेगा। राजस्थान सरकार द्वारा एक मोबाइल ऐप इसे लॉन्च किया जाएगा जिससे किसानों को जो सरकारी कामकाज है वो खुद अपने स्मार्टफोन से घर बैठे कर सकेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में राजस्व दिवस कब मनाया गया था? तो 15 अक्टूबर को राजस्थान में राजस्व दिवस मनाया गया था। इस अवसर पर सचिवालय में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। राजस्व दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले राजस्व कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया था और वर्तमान में जो राजस्थान में राजस्व मंत्री है वह रामलाल जाट। 15 अक्टूबर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू हुआ था और इसी परिप्रेक्ष्य में राजस्व दिवस मनाना शुरू किया गया था। और पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार साल 2020 में राजस्व दिवस मनाया गया था। तो ध्यान रखना, 15 अक्टूबर 1955 को राजस्थान काश्तकारी कानून पूरे प्रदेश में लागू हुआ था और जिसमें खेत जोतने और काश्तकारों को इसमें खातेदारी के अधिकार मिलते हैं। तो इस दिन को राजस्व दिवस के तौर पर मनाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार प्रदेश में अंगदान को प्रोत्साहित करने के लिए किस फिल्म को प्रदेश में कर मुक्त किया गया है? तो राजस्थान में अंगदान को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार प्रयासरत है और इसके लिए ए जिंदगी जो फिल्म है जिसको राजस्थान में कर मुक्त किया गया है। ये सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है जो नैतिक अंगदान को प्रोत्साहित करती है। ये फिल्म जनता को अंगदाताओं के रूप में साइन अप करने की भी प्रेरणा देती है। इस स्वीकृति के बाद जो पंजीकृत मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों द्वारा SGST की जो धनराशि है उसे घटाकर दर्शकों को टिकटों का विक्रय किया जा सकेगा। ये आदेश 6 महीने तक की अवधि के लिए लागू है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार जो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मामले में पूरे देश में कौन से स्थान पर है? तो बेहतर सर्विस डिलीवरी और पारदर्शिता की सोच के साथ शुरू की गई जन आधार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के कारण ही प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में राजस्थान पूरे देश में 4थे स्थान पर है। जन आधार योजना के बारे में, इस योजना की जो प्रमुख विशेषता है कि यह जन आधार कार्ड में महिला मुखिया को चुना जाता है। राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ जन आधार कार्ड के माध्यम से आसानी से मिल सकता है और इसका उपयोग पहचान पत्र के रूप में भी किया जा सकता है। तो DBT में राजस्थान पूरे देश में 4थे स्थान पर है। यह एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें प्रत्येक परिवार का जनसांख्यिकीय और सामाजिक आर्थिक जानकारियों का डेटाबेस तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के कितने न्यायालय परिसर में ई सेवा केंद्र स्थापित करने के लिए 40.32 लाख रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है? तो राजस्थान के 21 न्यायालय परिसर में ई सेवा केंद्र स्थापित करने के लिए 40.32 लाख रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी गई है।
इस निर्णय से न्यायालय परिसर में कंप्यूटर, स्कैनर, इंटरनेट कनेक्शन और मानव संसाधन सहित सभी कार्य संपन्न हो सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में पासपोर्ट कार्यालयों की तर्ज पर कितने मॉडल उप पंजीयक कार्यालय खोले जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है? तो इसके लिए 10 कार्यालय है वो खोले जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। इसमें जयपुर, जोधपुर, भिवाड़ी, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, सीकर, भरतपुर, बाड़मेर में जो मॉडल उप पंजीयक कार्यालय स्थापित किए जाएंगे, इसके लिए भवन निर्माण के लिए संबंधित प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। बजट में सीएम अशोक गहलोत ने दस्तावेजों के पंजीयन की समुचित व्यवस्था को विकेंद्रित करते हुए पासपोर्ट कार्यालयों की तर्ज पर जयपुर, जोधपुर और भिवाड़ी में उप पंजीयक कार्यालय खोले जाने की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 14 अक्टूबर को राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस पंकज मित्तल ने 14 अक्टूबर को राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा राजभवन में हुए आयोजित समारोह के दौरान जस्टिस पंकज मित्तल को मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ दिलाई गई थी। मेरठ के रहने वाले जस्टिस पंकज मित्तल जो राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है। इससे पूर्व ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में भी मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी ये न्यायाधीश के तौर पर कार्य कर चुके हैं। जो मुख्य न्यायाधीश एस शिंदे जो 31 जुलाई को रिटायर्ड होने के बाद में राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त चल रहा था, ऐसे में मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव है वो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की तर्ज पर शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन कब किया जाएगा? तो सीएम अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा की है। गाँव की तर्ज पर अब शहरों में भी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए जनवरी 2023 में स्टेट मैच के साथ पूरे राजस्थान के नगर पालिका, नगर परिषद और क्षेत्रों में ग्रामीण ओलंपिक खेलों की तर्ज पर ही शहरी क्षेत्रों में शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन 26 जनवरी 2023 से किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने कितने स्टूडेंट्स को 3 साल तक फ्री इंटरनेट के साथ स्मार्ट टैबलेट दिए जाने की घोषणा की है? तो 93,000 स्टूडेंट्स को 3 साल तक के फ्री इंटरनेट के साथ स्मार्ट टैबलेट दिया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के दौरान इसकी घोषणा की है। पिछले कार्यकाल में सीएम अशोक गहलोत ने प्रतिभावान विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित किए थे। अब इस योजना को पुनः शुरू करते हुए 8वीं, 10वीं और 12वीं तक की बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले 93,000 विद्यार्थियों को इस साल स्मार्ट टैबलेट है वो वितरित किए जाएंगे। इसमें 3 साल की फ्री इंटरनेट कनेक्टिविटी भी होगी और इससे स्कूलों की पढ़ाई करना भी आसान हो जाएगा और अलग अलग प्रकार की जानकारियाँ वो घर बैठे ले सकेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में किसके द्वारा सौर कृषि आजीविका योजना के पोर्टल को लॉन्च किया गया था? जी हाँ, राजस्थान में अगर किसान अपनी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में सक्षम नहीं है तो इसके लिए ज़मीन किसी बायर्स को देकर आसानी से आमदनी कर सकते हैं। इसके लिए ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने सौर कृषि आजीविका योजना का पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें किसान इस पोर्टल पर अपनी ज़मीन की जानकारी शेयर कर सकते हैं। और पोर्टल लॉन्च करने के बाद जो भंवर सिंह भाटी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भार वाले लोड सेंटर पर पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट सी योजना के तहत विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों को बढ़ावा देने के लिए पोर्टल बनाया गया है। जमीन की जानकारी इस पोर्टल पर साझा करनी होगी। इसके बाद बायर्स किसानों से संपर्क कर जमीन लीज पर ले सकेंगे और इसके बदले किसानों को जमीन की डीएलसी रेट के हिसाब से मासिक या भुगतान कर सकते हैं, वार्षिक भी कर सकते हैं। ये पोर्टल किसान और विकासकर्ता की सुविधाओं के लिए बनाया गया है। राजस्थान डिस्कॉम के करीब 88 सब स्टेशन जमीनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 100 से ज़्यादा शहर जो नगरीय निकाय है उस सूची में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो राजस्थान इसमें 8वें स्थान पर है। 1 अक्टूबर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के रिजल्ट है वो घोषित किए गए हैं, जिसमें 100 से ज़्यादा शहरों की जो नगरीय निकाय की सूची में 8वें स्थान पर राजस्थान आया है। जयपुर में नगर निगम हेरिटेज को 26वीं और नगर निगम ग्रेटर ने 33वीं रैंकिंग हासिल की है। इस बार 4,355 शहरों को इसमें शामिल किया गया सर्वे में और सबसे ज़्यादा साफ शहरों की सूची में 1 लाख से ज़्यादा आबादी वालों में इंदौर फिर से नंबर 1 पर आया है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय का जो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण कार्यक्रम 2022 में उदयपुर जिले ने पूरे राजस्थान में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि देश भर में 60वें स्थान पर उदयपुर रहा है। राजस्थान का कोई भी शहर टॉप 100 में शामिल नहीं हुआ है। राजस्थान में शहरों की स्थिति देखें तो जोधपुर जो दक्षिण है वो 112वीं रैंक के साथ राजस्थान में शीर्ष स्थान पर है, जबकि सूची में 381वीं रैंकिंग के साथ राज्य में सबसे निचले स्थान पर झुंझुनू है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में 1 अक्टूबर 2022 को सीएम अशोक गहलोत ने राज्य मंत्रिमंडल के शांति और अहिंसा विभाग के गठन को प्रस्ताव को मंजूरी किसने प्रदान किया? तो सीएम अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव को मंजूर किया है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो शांति एवं अहिंसा निदेशालय को विभाग बनाए जाने की घोषणा की है। तो 1 अक्टूबर 2022 को मंत्रिमंडल में लिए गए जो शांति और अहिंसा विभाग के गठन के प्रस्ताव को कलराज मिश्र, जी हाँ राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्र, उनके द्वारा ये मंजूरी भी दे दी गई है। आपको बता दें कि शांति और अहिंसा विभाग के माध्यम से शांति और अहिंसा के विचारों का प्रचार प्रसार करने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और विभिन्न महापुरुषों द्वारा जो बहादुर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों, शांति और सद्भाव, सामाजिक एकता, प्रतियोगिता से संबंधित विभिन्न प्रदर्शनियों का इसमें आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए व्यापक योजना तैयार होगी और वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही साथ विभाग द्वारा जो गांधी सद्भावना सम्मान जैसे कई पुरस्कारों का भी आयोजन इस विभाग के द्वारा किया जाएगा और इसके लिए समिति भी गठित होगी। इस प्रकार शांति और अहिंसा विभाग बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है। इससे पहले शांति और अहिंसा प्रकोष्ठ निदेशालय भी बनाया था और राजस्थान देश का पहला राज्य था। नोडल विभाग इसके लिए कला और संस्कृति विभाग है और इसके लिए 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान है। नेक्स्ट है, हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी के नेतृत्व में बाल विवाह के खिलाफ ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा जो जागरूकता अभियान का शुभारंभ राजस्थान के किस गांव से किया गया। तो बाल विवाह के खिलाफ देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़ा जागरूकता अभियान है जो राजस्थान से शुरू हुआ है। जी हाँ, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान जो नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी ने 16 अक्टूबर को राजस्थान में स्थित जयपुर के विराटनगर के बंजारा समुदाय की बहुलता वाले नवरंगपुरा गाँव से किया है। जी हाँ, नवरंगपुरा गांव से इस अभियान का शुभारंभ किया गया है। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन द्वारा संचालित बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत देश भर के 26 राज्यों में 500 से अधिक जिलों में करीब 10,000 गाँवों में और इसमें KSCF द्वारा 6,015 गाँवों में, बाकी सरकार द्वारा अन्य संस्थाओं द्वारा 70,547 महिलाओं और बच्चों की अगुवाई में ये जागरूकता कार्यक्रम का आयोजित किया गया है, जिसमें कैंडल मार्च के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान से किसे भूपेन हजारिका समर्पण सम्मान गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। तो 16 अक्टूबर 2022 को राजस्थान की समर्पण संस्था द्वारा जयपुर में आयोजित किए गए समर्पण समाज गौरव सम्मान समारोह में सिक्किम के पूर्व राज्यपाल जस्टिस SN भार्गव ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के जो पूर्व संयुक्त निदेशक पन्नालाल मेघवाल, जी हाँ पन्नालाल मेघवाल, इनको भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान दिया गया है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पूर्व संयुक्त निदेशक पन्नालाल मेघवाल को कला संस्कृति क्षेत्र में इनके उल्लेखनीय योगदान के लिए इस सम्मान से नवाजा गया है। इस संस्थान जो संस्थापक के अध्यक्ष डॉक्टर दौलत राम माल्या ने बताया कि पन्नालाल मेघवाल, जिन्होंने राजस्थान की कला और संस्कृति में 12 पुस्तकें इनकी प्रकाशित हुई है, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से 500 से अधिक आलेख इनके प्रकाशित किए जा चुके हैं। भूपेन हजारिका के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। भूपेन हजारिका जो हिंदी सिनेमा के मशहूर प्लेबैक सिंगर में से एक थे। इन्होंने गांधी टू हिटलर जो फिल्म में महात्मा गांधी का पसंदीदा जो भजन है वैष्णव भजन, ये गाया था। 2011 में इनको पद्म भूषण से भी नवाजा गया था और मरणोपरांत 2019 में इनको भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में CM अशोक गहलोत ने किस जिला मुख्यालय पर मिनी सचिवालय भवन के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी प्रदान की है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिरोही जिला मुख्यालय पर मिनी सचिवालय भवन के निर्माण को लेकर 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इस भवन के निर्माण से विभिन्न सरकारी विभागों के कार्यालय एक ही छत के नीचे संचालित हो सकेंगे, जिससे आम जन को राहत मिल सकेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस दिवस को किन्नर दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। तो 20 नवंबर को राजस्थान सरकार किन्नर दिवस के रूप में मनाएगी, जिसमें प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक 20 नवंबर को किन्नर महोत्सव के रूप में आयोजित किया जाएगा और कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। जो राजस्थान के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली के द्वारा बताया गया कि पहली बार राजस्थान सरकार द्वारा किन्नरों के लिए विशेष योजना बनाई है, जिसमें किन्नरों को समाज में बराबरी का दर्जा दिए जाने के लिए रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए योजना बनाई है। लिंग परिवर्तन हेतु सर्जरी भी इसमें करवाई जाएगी, लेकिन ये किन्नर की इच्छा पर ही निर्भर होगी। और राज्य सरकार ने किन्नरों के लिए 10 करोड़ रुपए का उत्थान कोष भी किन्नर उत्थान कोष का गठन किया है, जिसके माध्यम से इन्हें ज़रूरतों के हिसाब से मदद दी जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर जिले की जमुआ रामगढ़ तहसील के दौलतपुरा में खुलने वाले नागरिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु कितने करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी प्रदान की है। तो जयपुर जिले की जमुआ रामगढ़ तहसील में दौलतपुरा में ये नागरिक प्रशिक्षण संस्थान, जिसके प्रथम चरण के निर्माण कार्य हेतु 1 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। इस संस्थान में इसके माध्यम से प्रदेश के युवाओं को आपदा में लोगों की मदद करने सहित आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जयपुर जिले की जमुआ रामगढ़ तहसील, जिसमें दौलतपुरा में नागरिक प्रशिक्षण संस्थान है, वो खुलेगा, जिसके प्रथम चरण के लिए 1 करोड़ रुपए स्वीकृत है। नेक्स्ट है,
हाल ही में राजस्थान में पर्यटन विभाग ने द इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड राजस्थान के लिए पर्यटन विभाग में कितनी श्रेणियों के लिए आवेदन किए हैं, तो इसमें आपको बता दें कि 8 अलग अलग कैटेगरीज के लिए आवेदन किए गए हैं, जो 26 अक्टूबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। राज्य में जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग ने आउटलुक ग्रुप के सहयोग से द इंडियन रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड्स राजस्थान की शुरुआत की है। जयपुर में नवंबर के अंतिम सप्ताह में पुरस्कार समारोह के दौरान अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे, जिसमें पर्यटन से जुड़े पर्यटन व्यवसायी उद्यमियों, संस्थानों, ट्रैवल एजेंटों को राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। अब तक ये पुरस्कार केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही दिया जाता है, पहली बार इसका आयोजन है वो राज्य स्तर पर किया जा रहा है। यहाँ 8 अलग अलग कैटेगरीज में इसमें आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले के असीन खान को विश्वविख्यात आगा खान संगीत अवार्ड से नवाजा जाएगा, तो विरासत में मिली सिंधी सारंगी कला को असीन खान लंगा ने अपने दम पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई है। असीन खान को विश्वविख्यात आगा खान संगीत अवार्ड 2022 से अक्टूबर 2022 में नवाजा गया है। असीन खान लंगा जो राजस्थान के बाड़मेर जिले के बनरवा जागीर के रहने वाले हैं, जागीर गांव के रहने वाले हैं, वंशानुगत लंगा संगीत समुदाय से है ये, जो सिंधी सारंगी वादन कला के रूप में देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ख्याति अर्जित कर चुके हैं। यह अवार्ड मस्कट ओमान में दिया जाएगा। इसके अलावा यह पुरस्कार माली, यूके, तंजानिया, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान आदि देशों के कलाकार भी इसमें शामिल होंगे। असीन खान के अलावा भारत से इसमें जाकिर हुसैन को भी नामित किया गया है। आगा खान सम्मान जो दुनिया भर में संगीत के क्षेत्र में असाधारण कार्य करने वाले कलाकारों को दिया जाता है। 29 से 31 अक्टूबर तक रॉयल ओपेरा हाउस मस्कट में होने वाले 2022 के समारोह के दौरान असीन खान को इसमें सम्मान के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जोधपुर में संपन्न 16वीं सीनियर स्टेट वुशु चैंपियनशिप किसने जीती है, तो जयपुर के खिलाड़ियों ने जोधपुर में हाल ही में आयोजित की गई 16वीं सीनियर स्टेट वुशु चैंपियनशिप में अपना खिताब जीता है। 38 गोल्ड मेडल सहित टोटल 54 पदक जीतकर चैंपियनशिप है वो जयपुर के खिलाड़ियों ने जीती है। मेजबान जोधपुर दूसरे स्थान पर और गंगानगर है वो तीसरे स्थान पर रहा था। पुरुष वर्ग में जयपुर के मुकेश चौधरी और महिला वर्ग में जोधपुर की मंजू चौधरी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना गया था। समापन समारोह में खेल मंत्री अशोक चांदना और राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष हीरानंद कटारिया ने विजेता खिलाड़ियों को पदक देकर सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली हाट की तर्ज पर जयपुर अर्बन हाट को विकसित करने के लिए कितने करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी गई है, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली हाट की तर्ज पर ही जयपुर अर्बन हाट को विकसित करने के लिए 9 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है। अर्बन हाट जयपुर के लिए 9 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं और आमेर विकास प्राधिकरण द्वारा इसका विकास किया जाएगा अर्बन हाट जयपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय को साल 2022 के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है, तो 21 अक्टूबर को भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के तहत CII और टाटा कम्युनिकेशन सेंटर फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किए गए समारोह के दौरान राजस्थान के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय को वर्ष 2022 के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के निदेशक डॉक्टर OP बैरवा ने बताया कि यह पुरस्कार राज्य को वेब एवं एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से जन्म, मृत्यु, विवाह, MCCD रजिस्ट्रेशन में आशातीत प्रगति के लिए दिया गया है। 400 से अधिक नॉमिनेशन इस पुरस्कार के लिए जो एप्लीकेशन के लिए हुए थे, जिसमें से राजस्थान सरकार की आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय की जो पहचान एंड्रॉयड वेब एप्लीकेशन को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पुरस्कार के लिए चुन लिया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान बीज निगम की ओर से किसानों के लिए राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना रबी 2022-23 कब से लागू हुई है, जहाँ 22 अक्टूबर से ये योजना राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई है। इस योजना के लिए किसानों को इसमें उपहार योजना इसकी शुरुआत है वो इसमें की थी किसानों के लिए। राजस्थान बीज निगम अपने वार्षिक 12 करोड़ के लाभांश में से किसानों को 4 करोड़ रुपए के उपहार देगा। इसके लिए उपहार योजना शुरू की गई थी, जिसमें किसानों को राज सीड से बीज खरीदना अनिवार्य रहेगा और इस योजना का नाम राजीव गांधी के नाम पर किया गया है, जिसमें हर जिले के बीज निगम का कूपन प्राप्त करने वाले किसानों को लॉटरी निकाली जाएगी इनकी, और 51 किसानों को 1 ट्रैक्टर और 20 को बैटरी ऑपरेटेड नैपसेक स्पेयर मशीन और 30 किसानों को किसान टॉर्च इसमें दी जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के जयपुर में कितने करोड़ रुपए की लागत से बना सिटी पार्क का लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में मानसरोवर इलाके में 52 एकड़ में फैला नया सिटी पार्क जो जनता के लिए औपचारिक रूप से खुला है। CM अशोक गहलोत ने 55 करोड़ रुपए की लागत से इस पार्क का विधिवत लोकार्पण किया था, जो राज्य के सबसे ऊंचे 213 फुट राष्ट्रीय ध्वज जो इसके निकट है और करीब 2000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में मनोरम लोअर लेक भी यहाँ पर स्थित है। तो सिटी पार्क का लोकार्पण कार्यक्रम 21 अक्टूबर को जयपुर में किया गया था।
नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में रिलायंस जियो द्वारा जियो ट्रू 5G नेटवर्क पर चलने वाली वाईफाई सेवाओं को लॉन्च किया है? तो रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के द्वारा 22 अक्टूबर को जियो ट्रू 5G नेटवर्क पर चलने वाली वाईफाई सेवाओं को लॉन्च किया है। जी हाँ, रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी अपनी पत्नी श्लोका अंबानी सहित राजस्थान के राजसमंद में स्थित श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे थे, जहां धनतेरस के अवसर पर आकाश अंबानी ने जो मंदिर के मोती महल से जियो 5G सेवा की शुरुआत की है। 5G की शुरुआत के लिए नाथद्वारा मंदिर परिसर में ट्रांसमीटर लगाया गया है। शहर की सुविधा 5G की सुविधा शहर के लिए रहेगी और इसमें जो रेंज है वो करीब 1 किलोमीटर तक होगी। मंदिर के बाद गौशाल में 5G टावर भी शुरू होगा और चेन्नई और नाथद्वारा में एक साथ 5G के साथ जो वाईफाई सेवाओं की लॉन्चिंग की गई है। इससे पहले 2015 में मुकेश अंबानी ने यहीं से जियो कंपनी की 4G सेवाओं की शुरुआत की थी, तब कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी थे। नेक्स्ट है, प्रदेश का पहला इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी ऑपरेशन थिएटर किस जिले के सरकारी अस्पताल में शुरू किया गया है? तो जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में ये प्रदेश का पहला इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी ऑपरेशन थिएटर शुरू हुआ है। कैंसर, धमनियों, ब्रेन स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज और डायग्नोस अब रेडियोलॉजी की एडवांस तकनीक से आसान हो जाएगा। एसएमएस में वेस्कुलर एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी विभाग शुरू किया गया है। जी हाँ, एसएमएस अस्पताल में वेस्कुलर एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी विभाग का ऑपरेशन थिएटर तैयार किया गया, जहां पर नई बीमारियों का पता लगाने के अलावा धमनियों में प्रवाह, कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज संभव हो सकेगा। CSR फंड से करीब 6 करोड़ रुपए की लागत से यह ऑपरेशन थिएटर तैयार किया गया है। इसमें पैर की धमनी में एक कैथेटर, जो एक छोटी पतली ट्यूब डालकर जिसे पूरे शरीर की किसी भी रक्त वाहिकाओं तक पहुंचाया जा सकता है, जिसमें रक्त वाहिकाओं के गुब्बारे, ब्लॉकेज, ब्लीडिंग आदि को ठीक किया जा सकता है। और एंजियोप्लास्टी और छल्ला भी इसमें आसानी से डाला जा सकता है। रक्त के थक्के द्वारा अवरुद्ध नसों को भी इसमें आसानी से खोल सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड सहित कितने बोर्ड के गठन को मंजूरी CM अशोक गहलोत ने दी है? तो 3 बोर्ड का गठन है वो राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है, जिसमें समग्र विकास के लिए, आर्थिक उत्थान के लिए राजस्थान चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड 1, इसके अलावा राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड 2 और राजस्थान राज्य धोबी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया, यानी 3 बोर्ड के गठन किया गया है। चर्म बोर्ड है जो चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड, जिसमें चर्म व्यवसाय से संबंधित व्यक्तियों के जीवन स्तर में वृद्धि होगी और उनका आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सकेगा। इस बोर्ड के गठन से राज्य के औद्योगिक विकास में चर्मकारों को प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित होगी। इसके अलावा राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड, जिसके गठन से काछी, कुशवाहा, माली, सैनी इत्यादि बागवान समाज के विभिन्न वर्गों में सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर इसमें वृद्धि हो सकेगी। इसके अलावा धोबी समाज के विभिन्न वर्गों की स्थिति का जायजा लेने के लिए और प्रमाणिक सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर इनको मूलभूत सुविधाएं देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा इस बोर्ड का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के विभिन्न शहरों को शून्य दुर्घटना शहर बनाने की दिशा में कार्य करने हेतु इंटरनेशनल रोड फेडरेशन और राजस्थान के किस विश्वविद्यालय के मध्य MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो साल 2024 के अंतर्गत जो राजस्थान के जोधपुर सहित विभिन्न शहरों को शून्य दुर्घटना शहर बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। इसके लिए MBM विश्वविद्यालय जोधपुर और इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए थे। फेडरेशन के इंडिया चैप्टर के चेयरमैन KK कपिला और MBM विश्वविद्यालय के सिविल इंजीनियरिंग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सिंह ने इस MOU पर हस्ताक्षर किए थे। इसका मुख्य उद्देश्य संयुक्त पहल के माध्यम से जोधपुर शहर पर विशेष ध्यान देने हेतु राजस्थान में सड़क सुरक्षा को जागरूकता को बढ़ावा देना है। समझौते के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 5E कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें इंजीनियरिंग ऑफ रोड, इंजीनियरिंग ऑफ व्हीकल एंड पॉलिसी करेक्शन, इसके अलावा एजुकेशन एंड अवेयरनेस, इसके अलावा इसमें इन्फॉर्मेंस एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट और इमरजेंसी केयर शामिल है। तो 5E कार्यक्रम इसमें चलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में जो राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 लागू किए जाने के प्रस्ताव को किसने मंजूर किया है? तो CM अशोक गहलोत द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। जी हाँ, राजस्थान में जो कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 लागू हुआ है, जिसमें प्रदेश के 1,10,000 से अधिक संविदा कर्मियों को नियमों के दायरे में लाकर लाभान्वित किया जाएगा। 22 अक्टूबर को CM अशोक गहलोत ने इसमें फैसला लिया है। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के लागू होने से संविदा कर्मियों की भर्ती पारदर्शी तरीके से हो सकेगी। इसमें आरक्षण का भी ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साथ जो संविदा कर्मी 5 साल से काम कर रहे हैं, भविष्य में उन पदों के नियमित होने पर उन्हीं संविदा कर्मियों में से ही स्क्रीनिंग कर उन्हें स्थायी भी किया जा सकेगा। साल 2021-22 के बजट में संविदा कर्मियों का वो विभागवार कैडर बनाए जाने की भी घोषणा की थी और साल 2022-23 के बजट में ही मानदेय में 20% वृद्धि दिए जाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है,
हाल ही में राजस्थान के किस जिले में ऑपरेशन दिव्य शक्ति नामक एक अभियान शुरू हुआ है? जी हाँ, आदिवासी इलाकों में महिलाओं बच्चियों संबंधी अपराध, बालिकाओं की तस्करी और गायब हो जाने जैसी स्थिति अक्सर सामने आती है, लेकिन अब डूंगरपुर में नवाचार किए जा रहे हैं जो आने वाली स्थिति में यहाँ की स्थितियाँ वो काफ़ी बदल सकती है समय में। इसमें आपको बता दें कि जिले में एसपी राशि डोगरा ने यहाँ ऑपरेशन दिव्य शक्ति नामक एक अभियान शुरू किया है। ऐसा अभियान जिसने मौजूदा जो प्रशासनिक कार्यक्रम के साथ जुड़कर महिलाओं के साथ संवाद स्थापित किया गया है और यही संवाद अब पुलिस को अपराधियों और आपराधिक गतिविधियों की सूचना प्राप्त करने में मददगार साबित होगी। राशि डोगरा का लक्ष्य है प्रथम चरण में 10,000 महिलाओं को सशक्त बनाकर एक मजबूत सूचना तंत्र विकसित करना है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना करने का लक्ष्य है, जो पूरा करने के लिए मार्च 2023 तक कितनी नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां गठित की जाएगी? तो राजस्थान में जो प्रमुख शासन सचिव है सहकारिता की श्रेया गुहा, उनके अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना करने का जो लक्ष्य है उसे पूरा करने के लिए मार्च 2023 तक टोटल 2024, जी हाँ 2024 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनाई जाएगी। साथ ही साथ सभी जिलों को इसके लिए लक्ष्य भी आवंटित किया गया है। ग्राम सेवा सहकारी समितियों में चुनाव पूरे होने के पश्चात इसे मिशन मोड के रूप में पूरा किया जाएगा। साल 2019 से अक्टूबर 2022 तक कुल 1275 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जा चुका है और इस साल भी 368 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनाई जा चुकी है, जिसमें जिलेवार आवंटित लक्ष्य को अधिकारी पूरा करने के निर्देश दिए हैं ताकि किसानों को उनके घर की समीप ही जो ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से मिलने वाली ऋण, खाद जैसी सुविधाएं मिल सके। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा इंदिरा शक्ति बालिका फीस पुनर्भरण योजना संचालित की जा रही है? जी हाँ, राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है। इंदिरा शक्ति बालिका फीस पुनर्भरण योजना, जिसमें लड़कियों को 12वीं तक की शिक्षा फ्री में दी जाएगी। जी हाँ, 8वीं से पास करके 9वीं में जाने वाली छात्राएं जिनका एडमिशन आरटी से हुआ है वो इस स्कीम के पात्र है। 9वीं से लेकर 12वीं तक की फीस भी उनकी सरकार द्वारा भरी जाएगी। साथ ही साथ कोई भी आय प्रमाण पत्र इसके लिए नहीं देना होगा और इस स्कीम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने की शुरुआत 1 नवंबर 2022 से है और लास्ट डेट 31 दिसंबर 2022 तक है। 28 फरवरी 2023 तक जो अकाउंट में फीस है वो 2 किस्तों के माध्यम से भेजी जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रतापगढ़ वागड़ टूरिस्ट सर्किट राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने इसके लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं? तो प्रतापगढ़ वागड़ टूरिस्ट सर्किट के लिए सरकार द्वारा जो राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने 23 करोड़ 35 लाख 31 हज़ार रुपये का बजट स्वीकृत किया है। माही बांध, कागदी बांध, चाचा कोटा, माही बैक वाटर के टापू, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, घोटिया अम्बा मंदिर, मानगढ़ धाम, गलियाकोट का मेहरनाथ मंदिर, शीतला माता मंदिर, बेणेश्वर धाम का विकास है वो इस प्रतापगढ़ वागड़ टूरिस्ट सर्किट के माध्यम से होगा। और अब राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक विजय के अनुसार जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बजट में इसकी घोषणा की थी और वागड़ में पर्यटन की दृष्टि से ये प्रतापगढ़ वागड़ टूरिस्ट सर्किट के लिए 23 करोड़ 35 लाख 31 हज़ार स्वीकृत हुए हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में नए जिलों को गठन को लेकर सिफारिश के लिए रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राम उलुभाई की अध्यक्षता वाली कमेटी का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया है? जी हाँ, नए जिलों को बनाने के लिए जो कमेटी गठित की गई थी आईएएस अधिकारी राम उलुभाई की अध्यक्षता में, जो 6 महीने में इस कमेटी को रिपोर्ट देनी थी, लेकिन सितंबर में इसका कार्यकाल पूरा हो गया। इसके बाद इसे मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया है। अब ये कमेटी 2 महीने में रिपोर्ट की तैयारी कर रही है और पहले सितंबर तक रिपोर्ट देनी थी, लेकिन इस बार इस साल के अंत तक ये रिपोर्ट है वो दी जा सकेगी। तो राजस्थान के 6 जगहों को जिला बनाने की कमेटी अपना मत है वो इसमें प्रस्तुत करेगी। नए जिला बनाने की रेस में कोटपुतली, बालोतरा, फलोदी, डीडवाना, ब्यावर और भिवाड़ी इसमें सबसे आगे बताए जा रहे हैं। हालांकि सरकार के द्वारा इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। साल 2008 में प्रतापगढ़ जो जिला बनाया था, 14 साल के बाद अब तक कोई भी नया जिला नहीं बना है। 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ को जिला बनाया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के नाथद्वारा में किस नाम से विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का लोकार्पण सीएम अशोक गहलोत द्वारा 29 अक्टूबर को किया गया था? तो विश्वास स्वरूपम इस प्रतिमा का नाम है, जो विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा 369 फीट इसकी ऊंचाई है, जिसमें लोकार्पण समारोह का आयोजन 29 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक मोरारी बापू रामकथा की माध्यम से इस लोकार्पण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। शिव प्रतिमा का लोकार्पण 29 अक्टूबर को सीएम अशोक गहलोत सहित मोरारी बापू के हाथों से हुआ था। राजस्थान के धार्मिक नगरी राजसमंद के नाथद्वारा में भगवान शिव की करीब 3000 टन की
वजन की और 369 फीट की जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है जो स्थापित की गई है और इसका नाम है विश्वास स्वरूपम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 16वें संस्करण का आयोजन कब किया जाएगा? तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का जो 16वां संस्करण है जिसका आयोजन 19 से लेकर 23 जनवरी 2023 को होटल क्लार्क्स आमेर जयपुर में किया जाएगा। फेस्टिवल में देसी और विदेशी भाषाओं के विविध लेखन का लुत्फ देने वाले नामचीन साहित्यकार इसमें शामिल होंगे और दुनिया भर में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल को काफ़ी ख्याति मिली हुई है। साहित्य का महाकुंभ कहे जाने वाले जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 15वां संस्करण 5 मार्च से लेकर 14 मार्च तक जयपुर में इसका आयोजन है वो किया गया था। 5 दिवसीय JLF जो 15वां संस्करण था, लेकिन 16वें संस्करण का आयोजन आमेर जयपुर में 19 से लेकर 23 जनवरी को किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान नहर परियोजना के अंतर्गत ईसरदा पेयजल परियोजना के लिए कितने नवीन कार्यालयों के गठन के प्रस्ताव को मंजूर किया गया है? तो इसमें 6 नए कार्यालयों का गठन है वो इसके लिए किया जाएगा। 3651 करोड़ रुपए की ईसरदा पेयजल परियोजना से दोनों जिलों जिसमें सवाईमाधोपुर और दौसा, इन दोनों जिलों के 1256 गांवों तथा 6 शहरों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। नवीन कार्यालयों में फर्नीचर और अन्य जरूरी सामान के लिए 18 लाख रुपए की राशि भी स्वीकृत हुई है। परियोजना से दौसा और सवाईमाधोपुर जिलों के 1256 गांवों और 6 शहरों में पेयजल की सुविधा मिल सकेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में मेडिकल एजुकेशन पोर्टल का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया था? तो CM अशोक गहलोत ने 28 अक्टूबर को मेडिकल एजुकेशन पोर्टल का लोकार्पण किया था। इस पोर्टल के साथ ही राजस्थान के 24 चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए वेबसाइट का भी निर्माण किया गया है। पोर्टल और वेबसाइट पर चिकित्सा क्षेत्र की सभी योजनाएं, परियोजनाएं, घोषणाएं, निर्णय, विज्ञप्तियां, जागरूकता संदेश और सूचनाएं इस पर प्रदर्शित होगी। CM अशोक गहलोत ने जो चिकित्सा महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ बैठक के दौरान चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में जो सभी चिकित्सा महाविद्यालयों को संपूर्ण सूचनाएं एक ही साथ एक ही पोर्टल पर देने के उद्देश्य से इस चिकित्सा शिक्षा पोर्टल का लोकार्पण किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान पुलिस के 35वें पुलिस महानिदेशक यानी DGP कौन होंगे? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो DG इंटेलिजेंस के उमेश मिश्रा जो राजस्थान पुलिस के 35वें DGP होंगे। जी हाँ, पुलिस महानिदेशक होंगे। सरकार द्वारा इस पर मोहर लगा दी गई है। वर्तमान में DGP ML लाठर जो 3 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। उसके बाद उमेश मिश्रा है वो राजस्थान पुलिस के 35वें ये DG होंगे। इससे पहले आपको बता दें कि जो इनका जो कार्यकाल है DGP के रूप में अक्टूबर 2024 तक उमेश मिश्रा का रहने वाला है। भारतीय पुलिस सेवा के 1989 बैच के अधिकारी है उमेश मिश्रा, जिनको विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक सहित पुलिस पदक भी मिल चुका है। उमेश मिश्रा जिनका जन्म 1 मई 1964 को कुशीनगर यूपी में हुआ था और 1989 बैच के IPS अधिकारी है उमेश मिश्रा। ये चूरू, भरतपुर और पाली के SP भी रह चुके हैं। उमेश मिश्रा जो वर्तमान में DGP इंटेलिजेंस के तौर पर कार्य कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर मेट्रो फेज 1D के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं? तो इसके लिए 204.81 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति CM अशोक गहलोत द्वारा प्रदान की गई है। इसके तहत मानसरोवर से लेकर अजमेर रोड चौराहा तक जयपुर मेट्रो का निर्माण किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि बजट में CM अशोक गहलोत ने जयपुर मेट्रो का विस्तार करते हुए इसे बड़ी चौपड़ से दिल्ली आगरा हाईवे पर ट्रांसपोर्ट नगर को फेज 1C से और मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहा फेज 1D को मेट्रो से जोड़ने की घोषणा की थी। वर्तमान में जयपुर के मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक मेट्रो संचालित की जाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और फ्रांस की एयरफोर्स का कौन सा 15 दिवसीय संयुक्त युद्धाभ्यास है जो गरुड़ जो जोधपुर में 26 अक्टूबर से शुरू हुआ है? तो भारत और फ्रांस की एयरफोर्स का इस 7वां संस्करण है गरुड़ का, जो 15 दिवसीय संयुक्त युद्धाभ्यास जो जोधपुर में 26 अक्टूबर से शुरू हुआ है। फ्रांस के 220 सैनिकों की टुकड़ी, 4 राफेल फाइटर जेट, मल्टी रोलर टैंकर ट्रांसपोर्ट यहाँ जोधपुर आए हैं। दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स की तरफ से राफेल, सुखोई, तेजस, जैगवार फाइटर जेट के अलावा LCH को भी इस युद्धाभ्यास में उतारा है। भारत और फ्रांस दोनों ही देशों की एयरपोर्ट के बीच ये युद्धाभ्यास 12 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान दोनों देशों की एयरफोर्स अपने अपने अनुभव एक दूसरे से साझा करेंगे। दोनों देशों के बीच 6 युद्धाभ्यास है वो सफलतापूर्वक आयोजित किए जा चुके हैं। 7वां संस्करण जो शुरू हुआ है, इससे पहले OD1 के रूप में 6 युद्धाभ्यास हो चुके हैं और इसकी शुरुआत भारत से ही हुई थी साल 2003 में। तो सूर्यनगरी जोधपुर में गरुड़ 7 शुरू हुआ है युद्धाभ्यास, जो भारत और फ्रांस की एयरफोर्स का है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं?
तो सीएम अशोक गहलोत ने ई गवर्नेंस के क्षेत्र में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए 33.28 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। राज्य में ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होगा। इस सेंटर की स्थापना तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने के लिए IIT कोटा के साथ एक MOU पर भी हस्ताक्षर किया गया है। इसके अंतर्गत इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स और जन